नमस्कार, मैं हूं हितेश व्यास। नंबर 1 डिबेट शो छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की चुनावी बिसात में दोनों ही दल अपनी अपनी रणनीति मजबूत करने में जुटे हैं। एक दूसरे के गढ़ में सेंध लगाने और अपने किले बचाने की कोशिश हो रही है। इसी के तहत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिलासपुर के दौरे पर पहुंचे। हालांकि यह दौरा महाजनसंपर्क अभियान का हिस्सा था। नड्डा ने जहां रमन सरकार के कार्यकाल की तारीफ की, तो भूपेश बघेल सरकार को भी आड़े हाथों लिया। नड्डा के इस दौरे पर सियासत भी खूब गरमाई है। बीजेपी कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर वार पलटवार भी देखने को मिल रहा है। तो लगातार बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के दौरे बीजेपी को कितना फायदा देंगे, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। और इस जुबानी जंग में कौन किस पर भारी है, इसी मुद्दे पर आज हम डिबेट करेंगे। हमारे साथ में दोनों ही पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट के जरिए बता दें। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। उसमें देवलाल ठाकुर जी भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। और साथ ही चंद्रशेखर शुक्ला जी कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ में स्टूडियो में हैं। आप दोनों का स्वागत। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। कांग्रेस भाइयों को जो पढ़ते लिखते कम है, ना पढ़ाई जाते हैं, ना कुछ जानते हैं, इनको जरा पढ़ाइए। छत्तीसगढ़ के सत्ता संग्राम में बयानों की जंग तेज होती जा रही है। मुद्दों को लेकर एक दूसरे की घेरेबंदी चल रही है। रणनीति यही है कि कैसे एक दूसरे के गढ़ में सेंध लगाई जाए। बीजेपी के केंद्रीय नेता लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने बिलासपुर की सभा में भूपेश सरकार को घेरते हुए जीत की हुंकार भरी। इधर तमाम कांग्रेस नेता भी अपने बूथ चलो अभियान के तहत बिलासपुर पहुंचे। सीएम भूपेश बघेल समेत दूसरे कांग्रेस नेता भी बीजेपी पर हमलावर हैं। मैं तो नड्डा जी से यही कहूँगा कि कम से कम प्रदेशाध्यक्ष का अरुण साहू जी का थोड़ा मान रखे, और जो प्लेन जो रद्द हुई है, उड़ान योजना बंद हो गई, उसे फिर से शुरू करे, और बिलासपुर के यात्रियों का ध्यान रखते हुए ट्रेन रेगुलर चले, इस बात के सुनिश्चित करें। क्योंकि उनका फोकस जनता का हित नहीं है, उनका फोकस है छत्तीसगढ़ में नफरत फैलाना। और यहाँ पर मोहब्बत की दुकानें इतनी खुल गई है कि नफरत की कोई जगह नहीं है। इधर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के हमलों पर पलटवार किया है और बीजेपी को बूथ लेवल तक मजबूत बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है, डरी हुई है। वंदे भारत जैसे स्वदेशी ट्रेनों का निर्माण होकर बिलासपुर से प्रारंभ हुई है। रेलवे लाइनों का निर्माण हो रहा है। रेल की परियोजनाओं को रोकने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने किया है। जनता पूछ रही है तुम्हारे जन घोषणा पत्र का क्या हुआ भूपेश जी? बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आए थे, क्या हुआ शराबबंदी का, बेरोजगारी भत्ता का, क्या हुआ विकास के उन कामों का जो आज अधूरे पड़े हैं? ये सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं, ये इनकी उपलब्धि है। कांग्रेस के गढ़ दुर्ग में पहले अमित शाह ने जीत की हुंकार भरी, भूपेश सरकार को घेरा। अब जेपी नड्डा ने बीजेपी के किले बिलासपुर में सरकार को आड़े हाथ लिया। बीजेपी की रणनीति यही है कि सत्ता में पहुंचना है तो दूसरे के गढ़ में सेंध लगानी होगी और अपना किला भी बचाना होगा। 7 जुलाई को पीएम मोदी भी छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ का सियासी संग्राम दिलचस्प होता जा रहा है, जिसमें बयानों की जंग जारी है। लेकिन सवाल यही है कि कौन किस पर भारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि छत्तीसगढ़ की सियासी जंग दिन ब दिन बहुत तेज होती जा रही है और बयानों के बीच में आखिर कौन किस पर भारी है, यह वाकई में बड़ा सवाल है। दोनों मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। जैसे कि रवायत है कि शुरुआत ओपनिंग स्टेटमेंट के साथ में करते हैं। चंद्रशेखर शुक्ला जी, आपके साथ शुरुआत करेंगे। 2 मिनट के भीतर अपनी बात रखिएगा और यह बताइए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जन घोषणा पत्र के अधिकतर वादे आज अधूरे हैं, कुछ काम नहीं किया गया है, जनता में निराशा है, ये उनका आरोप है। इस बीच क्या कहेंगे? और लगातार केंद्रीय नेताओं के दौरे यहां पर हो रहे हैं।
देखिए राहुल जी, हताशा निराशा के दौर से गुजर रही भारतीय जनता पार्टी अपना स्वविवेक और मौलिकता तक खो बैठी है। अभी मैं रमन सिंह जी को सुन रहा था, उन्होंने नारा तक हमारा चुरा लिया। हम कहते थे आएंगे जेपी नड्डा, बीजेपी में गड्ढा ही गड्ढा, अब उनको उन्होंने सड़क से जोड़ के गड्ढा ही गड्ढा, मतलब नारा तक वो अपना नहीं बना पा रहे हैं। जेपी नड्डा आए हैं और गड्ढा ही गड्ढा कर रहे हैं। जेपी नड्डा साहब आए हैं, पिछले 5 महीनों में 150 से ज्यादा भाजपा नेता आ गए हैं, लेकिन ये भाजपा नेता आरोप प्रत्यारोप लगाते, लेकिन ये नहीं बता पाते कि छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने क्या किया, क्या दिया, ये उपलब्धि नहीं बता पाते, बस झूठी लफासीबाजी। सिर्फ छत्तीसगढ़ क्यों, पूरे देश के मामले में भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले 15 साल की कुशासन और मोदी साल की 9 साल की असफलताओं के बारे में बोलने से हिचकते हैं। ये सिर्फ आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कभी बात बेरोजगारी, 2 करोड़ रोजगार की, 15-15 लाख रुपए की, किसानों की आय दुगनी होने की, स्वामीनाथन आयोग के लागू होने की, या फिर जलते हुए मणिपुर की, या हेमंत बिस्वा शर्मा और राम माधव ने जो मणिपुर और पूर्वोत्तर का चुनाव लड़ने के लिए उग्रवादियों का सहयोग लिया, इन विषय में बात नहीं करते। वो बात करते हैं नकारात्मक, वो बात करते हैं आरोप प्रत्यारोप की, लेकिन तथ्यात्मक बात नहीं करते। अब जनता इतनी भी वो नहीं है जिस जनता को भूपेश बघेल की सरकार में कर्ज माफी से लेके, धनवंतरी योजना से 25 लाख रुपए इलाज के नाम से लेके, आत्मानंद स्कूल से लेके समस्त योजनाओं का लाभ मिला, दाई दादा महतारी क्लिनिक से लेके, वो जनता इस बात को समझने लगी कि भारतीय जनता पार्टी घृणा और नफरत का कारोबार करके वोटों की राजनीति करना चाहती है, वोटों को फसल काटना चाहती। इनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ दंगे फैला के, धर्म के आधार पर लड़ाई करा के और दुनिया भर की बातें करके ये वोट की फसल काटना चाहते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ जनता समझदार है, और ना सिर्फ छत्तीसगढ़ की बल्कि अब तो पूरे देश की जनता भी इस बात को समझने लगी है और पूछने लगी है कि क्या फायदा हुआ नोटबंदी का, क्या उपलब्धि हासिल हुई, कितने काले नोट आए, कितना काला धन आया, काले धन आए तो हमको कब मिलेंगे ये सब पैसे, टमाटर का रेट क्यों बढ़ गया, देश की मुद्रास्फीति क्यों गिर रही है, डॉलर और रुपए भाव क्यों नहीं आए, 2 मिनट भाव कम क्यों नहीं हो रहे हैं, आ रहे ये सब जो चीजें हैं देश की जनता पूछने लगी है। देवलाल ठाकुर साहब, बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। देवलाल ठाकुर साहब, ओपनिंग स्टेटमेंट में 2 मिनट के भीतर बताइएगा। लगातार जिस तरह से केंद्रीय नेताओं का दौरा हो रहा है, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर पहुंचे और जमकर अपनी बात रखी। कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि गिनाने के लिए कुछ है नहीं, कुछ काम किया नहीं, आते हैं इसलिए सिर्फ और सिर्फ निशाना साध रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर देवलाल जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री या केंद्रीय नेतृत्व अगर छत्तीसगढ़ की दौरा कर रहे हैं तो महा जनसंपर्क अभियान के तहत कर रहे हैं। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। सेवा मतलब इस देश की सेवा करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री और उनके पूरे भारतीय जनता पार्टी की टीम ने जिस प्रकार से कोरोना काल में इस देश की सेवा की है, देश को स्वच्छ बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने खुद बीड़ा उठाया और कचरा उठाकर लोगों को संदेश दिया। आज आप देखेंगे प्लेटफार्मों पे भी जाकर देखेंगे तो कोई आपको कचरा नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ फल्ली के छिलके फेंकने वाले के लोगों में गिने जाते हैं वो कांग्रेस के लोग हैं, जो आज भी माननीय प्रधानमंत्री का विरोध करना है तो वहां फल्ली के छिलके फेंक रहे हैं। और दूसरी ओर जाऊंगा, सेवा के साथ सुशासन। इन 9 साल के कार्यकालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के एक भी भ्रष्टाचार के कार्य बता दीजिए कि इस सुशासन काल में ऐसा सुशासन उन्होंने देश में लाया कि विदेशों के लोग भी उनकी इस सुशासन की प्रशंसा करने लगे, विदेश में भी लोग उनका मान सम्मान बढ़ाने लगे। आज आप देखोगे यूक्रेन और रूस का युद्ध होता है तो रुक जाता है जब भारतीय छात्र वहां से तिरंगा लेकर निकलता है। पाकिस्तान जो तिरंगा से नफरत करने वाला है, तिरंगा को जलाने वाला राष्ट्र है, वहां के बच्चे भी तिरंगा लपेटकर उस देश से बाहर आते हैं, तो ये भारतीय हर हिंदुस्तानियों का मान सम्मान बढ़ जाता है। अब तीसरी आइए आप गरीब कल्याण के मार्ग पर जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, ये कांग्रेस के लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि गरीबों का एक सपना होता है, कि एक गरीब परिवार का सपना होता है कि एक हमारा पक्का मकान हो। उस सपना को पूरा करने के लिए माननीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया कि 2024 तक इस पूरा देश में हर गरीब परिवार को पक्का छत दिलवाऊंगा। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार के आक्रमण्यता के कारण छत्तीसगढ़ में पक्का छत प्रधानमंत्री आवास को रोका गया, गरीबों के साथ अन्याय किया गया। वहीं गरीबों के घर हमने पानी पहुंचाने का काम। ठीक है, 2-2 मिनट का ओपनिंग स्टेटमेंट आपने दोनों ही पार्टी नेताओं का सुना। घर में अब डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। चंद्रशेखर शुक्ला साहब, अपनी बात आप बीच में कहना चाह रहे थे जब देवलाल ठाकुर जी ने बोलना शुरू किया, अपनी बात रखिएगा, फिर मैं अगला सवाल करता हूं, संक्षिप्त में रखिएगा।
देखिए, देवलाल भाई बोल रहे थे, अपनी शुरुआती बात की है नकारात्मक और निराशाजनक बातों से कि प्लेटफॉर्म में मूंगफली के छिलके फेंकने वाले ही दिखते हैं। अरे प्लेटफॉर्म में तो ट्रेन ही नहीं दिखती। छत्तीसगढ़ में 46,000 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हुई हैं। 46,000 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हुई हैं। यहाँ तक कि वंदे भारत के डब्बे को बदल के आंध्र प्रदेश सिकंदराबाद भेज दिया गया। अरे वंदे भारत जितने गर्व है उसके डब्बे को बदल के सिकंदराबाद भेज दिया। अरे देवलाल भाई, मुझे तो शर्म तब आया, मुझे तो शर्म तब आया। देवलाल भाई सुन लो, काम की बात है आपकी, कल बोलना, अरे कल बोलना देवलाल भाई, सुन लो। आखिर अरे राजनाथ सिंह जी ना मोहन मंडावी की फोटो है ना आपकी फोटो है। कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह जी ना आपकी फोटो है ना, वहाँ के सांसद की फोटो है। विरोध करने लायक कोई चीज नहीं है। आप पर स्थानीय नेतृत्व पर भरोसा ही नहीं रहा। बाहर के लोग आते हैं खाना पूर्ति करने और वो आपको गौण और आपको इस लायक नहीं मानते कि आपके नेतृत्व में चुनाव, इसलिए बाहर के नेता आ रहे हैं। अरुण साहू जी की दुर्भाग्य दुर्गति, उनके राजपुर में हवाई जहाज बंद कर दिया जाता है, लेकिन योजना की बातें बंद कर दी जाती है। चंद्रशेखर जी लगातार इसको लेकर डूबते देखा है। चंद्रशेखर जी मेरा सवाल, गंगा मैया में बहते देखा है। चंद्रशेखर जी मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल देवलाल जी, मेरा सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू बार बार ये कह रहे हैं कि लगातार जिस तरह से बाहर के नेताओं के और जो केंद्र के नेताओं के दौरे हो रहे हैं, बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, इसलिए इस तरह की बात हो रही है। बताइए। बस उपलब्धि नहीं बताने के लिए कुछ शब्द नहीं बोल पा रहे। 5 महीना में 150 से ज्यादा नेता गए, एक उपलब्धि में बताया हमने काम किया क्या, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा है। 46,000 ट्रेनें हुई, इनको बोलते मूंगफली छिलके दिखते। अरे प्लेटफॉर्म में कोई नहीं दिखेगा, जब ट्रेन ही नहीं आएगी तो भारत को उठा के सिकंदराबाद भेज दिया। आपको शर्म नहीं है, आपके मुंह से हलक नहीं फूटा। कांकेर में कल राजनाथ सिंह आ रहे, ना तुम्हारा फोटो देवलाल भाई, ना मोहन मंडावी का फोटो है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य और क्या होगा। ठीक है देवलाल जी, वाकई में सवाल तो गंभीर है जो बात यहाँ पर चंद्रशेखर जी कह रहे हैं। देवलाल जी ये सवाल तो गंभीर है कि लगातार केंद्रीय नेताओं का दौरा यहां पर हो रहा है, लोकल लीडरशिप को क्या पीछे करने की कोशिश हो रही है, और अगर नहीं हो रही है तो ऐसा क्यों आपको लगता है कि नहीं हो रही है? क्योंकि लगातार जिस तरह से केंद्र के नेता एक के बाद एक यहां पर दौरा कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में इसको किस तरह से लिया जाए? कांग्रेस से कह रही है कि स्थानीय नेताओं को जो है पीछे किया जा रहा है और वहां से केंद्र के नेताओं को यहां पर लाया जा रहा है। क्या कहेंगे देवलाल जी? देखिए, मैं पहले अपनी बात को पूरा कर लेता हूं। बोलिए। भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण के मार्ग पर जो काम कर रही है, उनका घर बनाने का काम हम कर रहे हैं, पानी पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं, राशन देने का काम हम कर रहे हैं, शौचालय खोलने का काम हम कर रहे हैं। अरे उस गरीब परिवार से पूछो, जब उनका परिजन का तबियत खराब हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके लिए आयुष्मान कार्ड लेकर कितने जुमलों, आयुष्मान कार्ड लेकर 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने के लिए माननीय प्रधानमंत्री स्वयं आयुष्मान कार्ड लेकर खड़े रहते हैं। तब वो गरीब परिवार इस देश के प्रधानमंत्री को दुआ देता है। देवलाल जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। परिवारों के लिए देवलाल जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बोलिए। लोगों पर भ्रष्टाचार की आकंठ में डूबे हुए लोग हमसे बात करेंगे? जो लोग कोयले की दलाली करके कांग्रेस का मुंह काला करवाए, राशन खा गए, शराब घोटाला 2000 करोड़ का शराब घोटाला कर दिए, आदिवासी कफन के नाम पे तो नहीं खाए, सेना के कफन और ताबूत के नाम पे दलाली तो नहीं खाए। ये आपका खासियत है, सेना के ताबूत और कफन के नाम पे नहीं खाए, हथियारों के नाम पे तो नहीं खाए। मंत्री को शर्म आनी चाहिए। ठीक है देवलाल जी, एक सवाल और। देवलाल जी, एक सवाल और। नहीं देख रहा है देवलाल जी, एक सवाल और। आखंड भ्रष्टाचार। अरे चंद्रशेखर जी मुझे बोले, चंद्रशेखर जी प्लीज कांग्रेस मैं आप दोनों से निवेदन कर रहा हूँ। मिला है किसका? करने के अलावा कुछ नहीं आता। उसका जवाब आपके पास नहीं। अडानी को 20,000 करोड़ है किसके, वो बताइए। आखिर भ्रष्टाचार में डूबी भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से बात कर रही थी घोटालों की? विधायक आपने खरीदा, सांसद आपने खरीदा, लोकतंत्र को लोकतंत्र। आप लगातार बोलते रहेंगे तो गलत बात। रुकिए चंद्रशेखर जी, रुकिए प्लीज। चंद्रशेखर जी रुकिए। देवलाल जी, आपसे भी निवेदन, रुकिए, मेरा सवाल होने दीजिए मुझे। रुकिए, कार्यक्रम IBC 24 का है, इसे अखाड़ा ना बनाए। मैं दोनों से निवेदन कर रहा हूं, अखाड़ा ना बनाए। जनता सुन रही है, कम से कम जनता का लिहाज करें। मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे। सीएम ये कहते हैं सीधे सीधे बात कि कब्जा करने की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के बीच में हो रही है। आज उन्होंने खास तौर पर बयान दिया है, धर्मलाल कौशिक, नारायण चंदेल के बीच लड़ाई हो रही है, यही कह रहे हैं। विष्णुदेव साय, अरुण साहू के बीच लड़ाई हो रही है। इसके लेकर क्या प्रतिक्रिया आपकी देवलाल जी? देखिए
जो अंतर कलह की बात है, मुख्यमंत्री वो अपने घर में देखे। जिस प्रकार से उप मुख्यमंत्री बनने के बाद भी साफ तौर पर टीएस बाबा ने कहा कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद जैसे कि कोई मायने नहीं होते। आपका प्रदेश का अध्यक्ष मोहन मरकाम महामंत्री की नियुक्ति करता है, ये स्वयं महामंत्री हैं शुक्ला जी, महामंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, उसको आपके प्रदेश के प्रभारी हटा देते हैं। क्या आदिवासी अध्यक्ष का कोई पावर नहीं होता, या वो आदिवासी समाज से है करके आप उसके बातों को नहीं मान रहे हैं, उसके पद के ओहदे को कम कर रहे हैं? ये कांग्रेस को बताना होगा कि आदिवासी हितैषी होने का ढोंग रचते हैं। उस प्रदेश अध्यक्ष की क्या अहमियत जो उनके बनाए हुए नियुक्तियों को आप रद्द कर देते हैं? कोई भी संगठन में अध्यक्ष की नियुक्तियों को रद्द करने का किसी को अधिकार नहीं होता। मोहन मरकाम जी हमारे प्रदेश के सर्वोच्च बड़े नेता है, देवलाल जी चल रहा है, उनके नेतृत्व में सफलताएं मिली है। भूपेश बघेल जी हमारे राज्य के मुखिया है, उनके ऊपर भरोसा है, वो हमारी पार्टी के है। और टीएस बाबा साहब ने कल कहा कि भूपेश बघेल कप्तान है, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा। ये बात आपको सुनाई नहीं दी। परिवार की एकता 1 और 1 11 हो गई है और आप लोग व्यथित हो गए हैं। आप लोगों को भावी हार डरा दिया है। पार्टी में 14 विधायक और 14 में 11 नेता प्रतिपक्ष के दावेदार हो। हर दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी बदल रहा हो। सुपा बोले तो बोले छन्नी क्या बोले, जिसमें छेदी छेद। ठीक है, अरे सुपा बोले तो बोले छन्नी क्या बोले। ठीक है, समय मेरे पास खत्म हो रहा है, एक दूसरे को अपमानित कर रहे हैं। समय खत्म हो रहा है। मैं देवलाल ठाकुर साहब 20 सेकंड के भीतर अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट इस कार्यक्रम में रखिएगा। क्या उम्मीद कर रहे हैं 2023 में जिस तरह से एक के बाद एक केंद्र के नेता यहां पर आ रहे हैं, क्या जनता के भीतर वो जो असर जगाना चाहते हैं आप, वो उसका कुछ असर हो पाएगा? 20 सेकंड के भीतर अपनी बात रखिएगा देवलाल जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो जनता के भीतर असर जगाने के लिए बूथ तक पहुंच गई है, जिस प्रकार से इन्होंने आदिवासियों के पैसे को लूटा, आदिवासियों को तेंदुपत्ता के पैसे नहीं दिए, आदिवासियों को बोनस नहीं दिए, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता 4.5 साल तक नहीं दिए, कोयले की दलाली की है, शराब की घोटाला कर 2000 करोड़ रुपया घोटाला किए। हमारे जो युवा साथी है, मजदूर किसान के बेटे हैं, उनको पीएससी जैसे पदों पर भर्ती नहीं होने दिए, उसमें घोटाला किए। ठीक है, तमाम घोटाले और तमाम को लेकर जनता के बीच जाएंगे और बीजेपी को यह भरोसा है कि इसका असर होगा। चंद्रशेखर जी 20 सेकंड में आप भी अपनी बात रखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है कि तमाम दिग्गज नेताओं को यहां पर लाया जा रहा है और संभागवार आकर कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, क्या इसे आप चुनौती मानते हैं और क्या आपकी तैयारी इसको लेकर? बिल्कुल चुनौती नहीं, कल्पनाओं की दुनिया में मुंगेरी लाल की हसीन सपने देख रही भारतीय जनता पार्टी। लोग आज भी गेरू लेके गाय को ढूंढ रहे हैं, लोग आज भी उस चरण पादुका ढूंढ रहे हैं, तेंदुपत्ता श्रमिक जिनको आज 2500 के बजाय 4000 रुपए मिल रहा है। आज जब किसान को 2640 मिल रहा है, इनके पेट में दर्द होने लगा है। आज जब प्रदेश में नौनिहाल को बेरोजगारी भत्ता जो इन्होंने कभी नहीं दिया 15 साल में, तो इनको पेट में दर्द होने लगा है। आज जब आत्मानंद स्कूल में बच्चे पढ़ने लगे, स्वास्थ्य का लाभ मिले, तो इनके पेट में दर्द। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि कोई लोग हैं और इनके नेताओं। समय खत्म हो गया, प्लीज समय खत्म हो गया, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मुझे समय की बाध्यता के साथ ही इस कार्यक्रम को करना था। लेकिन यह है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि किसी तरह का कोई चुनौती बीजेपी के तीन नेताओं के जरिए नहीं मिलेगा और बीजेपी कह रही है कि इसका फायदा आने वाले समय मिलेगा। लेकिन किसके दावे में कितना दम है ये जनता तय करेगी और इंतजार करना होगा कि जनता अपना फैसला किस तरह का सुनाती है। 2023 के चुनाव में अभी बहुत सी चीजें और देखने को मिलेगी और तमाम चीजों पर हमारी निगाह भी टिकी हुई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।